हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि कंपैरिजन करना है। किस चीज़ का कंपैरिजन किससे करना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास सैंपल्स कितने हैं। जैसे इस वक्त हमारे पास हम वन सैंपल की बात कर रहे हैं और जी टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि जी टेस्ट है क्या और फिर डिस्कस करते हैं कि हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। वन सैंपल जी टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ hypothesis टेस्ट। द वन सैंपल जी टेस्ट इज used when we want to know whether difference between mean of a sample and mean of a population is large enough to be statistically significant। यानी इससे क्या मुराद है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन का डाटा है और इसमें से हम एक सैंपल ड्रा कर लेते हैं। ये हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब इस सैंपल का जो मीन है उस मीन को हम कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन के मीन से। अब इनमें अगर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा सैंपल मीन में और पॉपुलेशन मीन में, और वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी होगा, तो वो हमारे पास डिफरेंस कहलाएगा बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। और ये बेसिकली हम किस चीज़ के ज़रिए से करेंगे, ये सैंपल टेस्ट के ज़रिए से करेंगे, सॉरी जी टेस्ट के ज़रिए से करेंगे। यानी जी टेस्ट जो है वो सैंपल इंफॉर्मेशन और पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन के दरमियान कंपैरिजन करेगा। अब यहाँ पे अपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है तो उसका मीन भी ज़्यादा होगा और सैंपल जो है वो एक छोटा सा है तो उसका मीन भी कम होगा। सैंपल जो मीन है वो बेसिकली क्या था, सेंटर वैल्यू। अगर ये सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, जिस तरह की वैल्यू पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती हैं उसी तरह की वैल्यूज अगर सैंपल में एग्जिस्ट करती हैं, यानी उससे मिलती जुलती वैल्यूज, उसी रेंज की वैल्यूज, देन सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस रिलेटिवली कम होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, यानी बहुत स्मॉल, फॉर एग्जांपल आप यूँ कह लें कि बहुत लार्ज मार्क्स वाले भी और बहुत स्मॉल मार्क्स वाले लोग भी मौजूद हों, ठीक है। यानी आपकी क्लास की ही एग्जांपल ले लीजिए, आपकी क्लास में ज़्यादा मार्क्स लेने वाले भी लोग हैं और बहुत कम मार्क्स लेने वाले लोग भी हैं। तो उस सूरत में आपकी जो एवरेज मार्क्स होंगे या आपकी जो स्टैंडर्ड डिवीजन होगी उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पर्शन होगी। तो ये जो हम मीन कंपैरिजन करते हैं सी टेस्ट वगैरह के ज़रिए से, उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि सैंपल में जो वेरिएशन है और जो पॉपुलेशन में वेरिएशन है उसे हम मीन बेसिस पे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस कम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि सैंपल इंफॉर्मेशन और पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होगा, यानी अगर फॉर एग्जांपल सैंपल मीन जो है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन मीन, तो फिर डिफरेंस एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगे। और इस डिफरेंस के एग्जिस्ट करने के खास मतलब होगा, वो भी हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दिस टेस्ट इज कंसिडर्ड robust for violation of normal distribution, and it is usually applied to relatively large samples। यानी when n जो है large हो तो एक तरह से robust sample, यानी ये different situations में easily apply हो सकते हैं। तो आप चाहें तो टी टेस्ट की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ही जैसा आपको डिस्ट्रीब्यूशनल डिफरेंस होगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो एक जैसा ही यूँ समझ लें कि फार्मूला होगा हमारे पास। और व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉन, यानी या तो एन जो है वो 30 से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से ज़्यादा हो, या फिर पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो नॉन हो। अदरवाइज यू माइट कंसिडर यूजिंग टी टेस्ट। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम टी टेस्ट की तरफ चले जाएंगे। और हम बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे होते हैं, जी स्कोर इज द डिस्टेंस। ये जो जी हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये बेसिकली जी स्कोर है। जी स्कोर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सैंपल मीन टू द पॉपुलेशन मीन इन यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। यानी हम सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो मैयर करते हैं विद रेफरेंस टू देयर स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर क्या है, सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। स्टैंडर्ड एरर में ये देखें पॉपुलेशन और सैंपल मीन में जो डिफरेंस है उसकी हम एक तरह से रेशियो ले रहे हैं विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो एग्जांपल कंसिडर करते हैं, हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अ पेन रिलीवर currently being used in hospital is known to bring relief to patient in a mean time of 3.5 minutes। यानी एक पर्टिकुलर टेबलेट है, पेन रिलीवर है, टेबलेट कह लें या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पेन रिलीव हो, उसका जो हॉस्पिटल में रिलीफ टाइम है पेशेंट के लिए वो 3.5 मिनट्स है। यानी आपने फॉर एग्जांपल वो टेबलेट है पेन रिलीव करने वाली, तो अगर आपने वो टेबलेट यूज़ की है तो 3.5 मिनट के बाद आपका जो पेन है वो काफ़ी हद तक रिलीव हो जाएगा।
टू कंपेयर अ न्यू पेन रिलीवर विद वन करंटली बीइंग यूज्ड, यानी ये जो करंटली यूज़ की जा रही है इससे इसके साथ हम न्यू पेन रिलीवर को कंपेयर करने जा रहे हैं। द न्यू ड्रग इज़ गिवन टू रैंडम सैंपल ऑफ 50 पेशेंट्स। जो न्यू ड्रग थी वो 50 पेशेंट्स को दी गई। द मीन टाइम ऑफ द रिलीफ फॉर द सैंपल इज़ 2.8 मिनट्स। ये जो न्यू मेडिसिन यूज़ की गई इससे जो रिलीफ मिला वो 2.8 मिनट्स का था, यानी 2.8 मिनट्स के अंदर अंदर या 2.8 मिनट्स के करीब करीब जो है पेन रिलीफ जो है वो मिल गया हमें विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1.14 मिनट्स। और इसमें यानी ये जो 150 पेशेंट्स में जो वेरिएशन थी पेन रिलीफ की वो 1.14 बनी, 1.14। डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द न्यू ड्रग वाज एफिशिएंट इन रिड्यूसिंग द मीन टाइम until a patient receives relief from pain, test using alpha is equal to 0.1। तो हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि जो न्यू मेडिसिन है वो एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू ओल्ड वन। अगर आप इस पूरी प्रॉब्लम को समझें तो यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल सेंटेंस गिवन है इसमें हमें एक जो है स्टैंडर्डाइज वैल्यू दे दी गई है कंपैरिजन के लिए कि इस वक्त जो स्टैंडर्ड मेडिसिन यूज़ हो रही है, पेन रिलीवर जो यूज़ हो रहे हैं उसका स्टैंडर्ड रिलीविंग टाइम जो है वो 3.5 मिनट्स है। अब हमने एक न्यू मेडिसिन बनाई, हमने सोचा फॉर एग्जांपल या जो फार्मेसी से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने सोचा कि 3.5 मिनट जो वो बहुत ज़्यादा टाइम है, इससे कम टाइम में रिलीव होना चाहिए। उन्होंने एक न्यू ड्रग बनाई और 50 पेशेंट्स पे चेक किया, उसका मीन 2.8 मिनट्स और स्टैंडर्ड डिवीजन 1.14 मिनट्स आया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये एफिशिएंट है जो न्यू ड्रग है या नहीं है। तो अब ये देखें कि अगर हम जस्ट मीन बेस पे कंपैरिजन कर लें तो हमें ऐसा लगेगा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड, न्यू और स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या होगा कि हम यहाँ पर एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि स्टैटिस्टिकली वैलिड होगा। अब उस प्रोसीजर में हमने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हैं वो बनाएंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि द ड्रग इज़ नॉट इफेक्टिव, लेकिन हम वर्डिंग में नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। हमारे पास एक्चुअल राइटिंग फॉर्मेट में ये हाइपोथेसिस होगा स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एच नॉट मीन इज इक्वल टू मीन नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे आप मीन नॉट भी नहीं लिखेंगे, आप एक्चुअली लिखेंगे सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिखेंगे एच नॉट मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल टू 3.5। यानी ये जो मीन था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये हमारे पास 3.5 मिनट्स पॉपुलेशन मीन कहलाएगा। और H1 क्या होगा, द ड्रग इज इफेक्टिव, और हम H1 जब लिखेंगे तो H1 विल बी म्यू इज लेस देन 3.5। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि लेस देन कैसे आया। तो हमने कहा कि न्यू ड्रग इज एफिशिएंट, एफिशिएंट कब होगी वो, जब उसका रिलीफ टाइम जो है एग्जिस्टिंग से कम होगा, तो इसलिए यहाँ पर लेस देन साइन आ जाएगा। तो आपने ये दो स्टेटमेंट लिखनी है। पहली एक तरह से क्लेम्ड हाइपोथेसिस है, क्लेम किया जा रहा है एग्जिस्टिंग मेडिसिन के लिए, और ये हमारा रिसर्चर हाइपोथेसिस है, हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हमारी ड्रग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसकी स्टेटमेंट के बाद आपने दूसरा काम करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आमतौर पर ये आपको बता दिया जाता है, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है टेस्ट यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.1, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 10% या 0.1। ठीक है, अगर ये ना बताया जाए तो आपकी अपनी चॉइस है, अल्फा जो है वो 5% चूज कर लें, 10% चूज कर लें, 2% चूज कर लें, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो। वाइडली यूज जो है हमने डिस्कस किया था 5% भी है, 10% भी है, 1% भी है। इस तरह से डिफरेंट सिनारियोज में जो है आप डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप था टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी अपने फार्मूला क्या यूज करना है। तो फार्मूला हमारे पास होगा z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। क्वेश्चन ये कि हमने ये यूज क्यों किया। ठीक है, उसकी रीज़न है, हम यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये एक सैम्पल मीन है, यानी 50 लोगों का मीन।
और ये पॉपुलेशन है जो कि हमने पॉपुलेशन मीन है जो कि हमने क्लेम किया 3.5 मिनट एग्जिस्टिंग ड्रग का है। सिग्मा इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन, सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया हुआ, लेकिन एन जो है वो 50 से 30 से ग्रेटर है। तो जब एन 30 से ग्रेटर हो तो हम जी टेस्ट यूज करेंगे। अगर एन 30 से ग्रेटर हो तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे। इसी तरह से अगर सिग्मा नॉन हो, ठीक है, तो तब भी हम जी टेस्ट यूज करेंगे। अब इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो रही है, यानी सिग्मा हमारे लिए अननोन है लेकिन एन नोन है। जब सिग्मा अननोन हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मीन डिवाइडेड बाय एस ओवर एन अंडर रूट। यानी फिर हम सिग्मा यूज नहीं करेंगे, फिर हम इसकी जगह पर सैंपल वाला जो स्टैंडर्ड डिवीजन था वो यूज कर लेंगे। अगर सिग्मा नोन है देन हम यहाँ पे सिग्मा यूज करेंगे, अगर अननोन है तो ऐसा आ जाएगा, प्रोवाइडेड डेट कि एन इज ग्रेटर देन 30। अब हम जो है नेक्स्ट हमें या तो कैलकुलेशन कर लेंगे या क्रिटिकल रीजन की तरफ चले जाएंगे। तो हम इसका क्रिटिकल रीजन भी डिफाइन करेंगे। अब क्रिटिकल रीजन डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन बनाया था। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाने का मतलब ये होगा कि सपोज हम एक कर्व बना लेते हैं जहाँ से आपको समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी कि ये हमारी नॉर्मल कर्व है या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, ठीक है। अब हमने जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाना है वो H1 की बेस पे बनाना है। और H1 में आपने लेस देन की सिंबल देखनी है। लेस देन की सिंबल का जो क्लोज एंड है वो लेफ्ट साइड पर है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर अल्फा ले लेंगे। यानी अल्फा जो है वो क्या था, लेवल ऑफ रिस्क था। रिजेक्शन रीजन की पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा कितना होगा, अल्फा जो है वो 0.1 होगा, 0.1। अब लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा था उसके मुताबिक हम अगर इसे सेंटर से टू हाफ में कन्वर्ट करते हैं तो ये एरिया 0.5 होगा। ये एरिया 0.5 होगा और ये एरिया कितना होगा, 0.4 होगा। क्योंकि इस 0.4 में जब हम 0.1 ऐड करेंगे तब जाकर ये 0.5 बनेगा। इन अदर वर्ड आपके पास इन तीनों का जो टोटल है, इन तीनों का जो टोटल है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 0.5 है तो लेफ्ट साइड पे भी 0.5 है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो 0.5 है ये हमारा रीजन ऑफ रिजेक्शन है। ये रीजन ऑफ रिजेक्शन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पर इसकी जी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जी टेबल यूज करेंगे। और जी टेबल का होपफुली अब आपको यूज आता होगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि जी टेबल में से 0.4 सर्च आउट करना है। तो जी टेबल में 0.4 क्या कहाँ पर होगा, 0.4 ऑलमोस्ट जो आपके पास आ रहा है वो ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसे हाईलाइट कर लें और जो टॉप साइड है उसे हाईलाइट कर लें, यानी 0.3997 ये हमारे पास जो है क्रिटिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है। ये गलत इसलिए है कि 0.95 के यानी 5% के मुताबिक है। तो हमने चूंकि अल्फ़ा जो है वो 10% लिया हुआ है, तो आप इसे 1.28 लेंगे और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी कि कर्व पर जो क्रिटिकल रीजन है वो लेफ्ट साइड पर है और जीरो के लेफ्ट पे जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव शुमार होते हैं। तो आप इसे -1.28 लेंगे। अब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। एक्स बार कितना था, 2.8। मीन कितना था, 3.5। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आया था, 1.14 डिवाइडेड बाई 50 अंडर रूट। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर -4.375 आ जाएगा। अब इसी कर्व के मुताबिक अगर हम देखें, मैं इसे री स्ट्रक्चर कर देता हूँ, रीडिज़ाइन कर देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा हमने इस कर्व को दोबारा बनाया। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन था विद रेफरेंस टू अल्फा इज इक्वल टू 10%।
और जब हमने इसकी टेबल से वैल्यू फाइंड की थी तो ये -1.28 आई थी वैल्यू। अब जो कैलकुलेट वैल्यू की है, हमने ये चेक करना है कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू इस कर्व की किस साइड पर आएगी। तो चूंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये लाजमी तौर पर इसकी इस साइड पर आएगी, और ये -1.28 से मजीद लेफ्ट साइड पे होगी और उससे काफ़ी दूर होगी। तो अब यहाँ पर आपने डिसाइड क्या करना है, चूंकि हमने इस कर्व को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये शेडेड एरिया हम क्रिटिकल रीजन कह रहे हैं, और जो वाइट एरिया है इसे हम एक्सेप्टेंस रीजन कह रहे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ एच नॉट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर में, और ये रिजेक्शन ऑफ एच नॉट है। अब चूंकि हमारी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू रीजन ऑफ रिजेक्शन में आ रही है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। एच नॉट हमारे पास क्या था, एच नॉट था कि मीन ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, मीन ऑफ न्यू ड्रग इज 3.5, और हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि मीन ऑफ ड्रग इज लेस देन 3.5। तो मीन ऑफ न्यू ड्रग इज 3.5, के न्यू और पुरानी जो ड्रग है, मेडिसिन है, पेन रिलीफ के हवाले से उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यही यानी उसका वेट बनता है, वेट रिलीफ टाइम बनता है। और इससे मुराद थी कि जो न्यू ड्रग है वो एफिशिएंट है, यानी जो हमने न्यू ड्रग बनाई है उसका टाइम 3.5 मिनट से कम है। तो अब हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि जो न्यू मेडिसिन है उसका रिलीफ टाइम 3.5 मिनट नहीं है, बल्कि उससे कम है। तो मैं इसे रीड भी कर देता हूँ। सिंस जी कैल्क से मुराद हमने ये ली है, जी कैल्क से मुराद ये ली है कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी। आप चाहें तो यहाँ पे जी के नीचे जी कैल्क लिख लिया करें ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। और ये जो आप यहाँ पे लिखते हैं जी अल्फा या जी, तो इसे आप चाहें तो जी टेबल लिख लें। जी टेबल से मुराद ये हो गई जी टैब, कि आपने इस वैल्यू को टेबल से फाइंड आउट किया, 1.28 -1.28। ठीक है, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे। सिंस जी कैल्क since z calc lies in the critical region or region of rejection, therefore we reject H naught. The drug is effective in reducing the relief. अब हमने H naught को एक्सेप्ट कर कर बेसिकली फाइंड आउट क्या किया कि जो न्यू ड्रग थी ये पेन को रिलीव करने में इफेक्टिव है, अपना रोल प्ले कर रही है। हमें अब एग्जिस्टिंग मेडिसिन की बजाय न्यू वन यूज कर लेनी चाहिए। आप चाहें तो इस चीज़ को एक कर्व बनाने की बजाय एक और तरह से भी कर सकते हैं, और उसका वे क्या होगा कि आपने इनके साइन इग्नोर कर देते हैं। जी कैल्क यानी जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर हो जाए, ये अंडरस्कोर कैल्क से मुराद मैं ले रहा हूँ कि जी कैलकुलेटेड, ठीक है, या आप अंडरस्कोर ना भी लें। जी, हम क्या कह रहे हैं कि जो जी कैलकुलेटेड है अगर इसकी वैल्यू बड़ी हो जाए जी टेबुलेटेड से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट इफ जी कैलकुलेटेड। और ये जो वर्टिकल लाइंस लगाई हैं इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आपने जी कैलकुलेटेड और जी टेबुलेटेड वैल्यूज के साइन इग्नोर कर देने, यानी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर सॉरी, अगर नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव कर देंगे, और अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो, यानी इफ जी कैलकुलेटेड जो वो जी टेबलेट से बड़ी ना हो, तो हम क्या कहेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो -4.375 वैल्यू आई है ये ग्रेटर देन अगर हो जाए -1.645 से, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये कहती हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू बन गई 4.375 इज ग्रेटर देन 1.645। अब ये वैल्यू यानी लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो 1.645 से बड़ी है। अब चूंकि वो इससे बड़ी होगी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे,
रिजेक्ट एच नॉट कर देंगे। रिजेक्ट एच नॉट करने का मतलब ये होगा कि जो न्यू ड्रग है वो इफेक्टिव ड्रग है। टाइम भी एंड होने वाला है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। सर टेबल का बता दें, किस तरह देखना है टेबल? टेबल हमने लास्ट टाइम भी वैसे डिस्कस किया था, और सही है, लास्ट से रिपीट कर दे जी। कैलकुलेटेड। चले मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। देखें, इस सेंटेंस को याद रखें, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z टेबुलेटेड देन रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। हमने क्या किया कि जो वैल्यू हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट की थी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, यानी अगर नेगेटिव थी तो हमने उसे पॉजिटिव कर लिया, और अगर पॉजिटिव थी तो उसे पॉजिटिव ही रहने दिया। ठीक है। और इसी तरह से हमने जो है जो टेबल वैल्यू थी अगर नेगेटिव थी तो उसे पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, पॉजिटिव अगर होती तो हम उसे पॉजिटिव ही लेते। इन दोनों को कंपैरिजन कर लिया, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाती है टेबल वैल्यू से आफ्टर इग्नोरिंग दी साइंस, तो हम क्या कहेंगे, रिजेक्ट एच नॉट। और जहाँ तक टेबल की बात है, तो टेबल के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि आपने जो कर्व बनानी है उस कर्व में जो एच उस कर्व जो आपने कर्व बनाई है और जो H1 है उसकी बेस पर आपने टेबल को चेक करना है। अब वो आप कैसे चेक करेंगे कि हमने जिसकी कर्व बनाई इस तरह से, लेफ्ट साइड पे हमने H1 की बेस पर रिजेक्शन रीजन बनाया। रिजेक्शन रीजन इसलिए बनाया कि H1 में जो सिंबल आ रही थी वो लेस देन की सिंबल आ रही थी। अब स्टेप 2 पे हमने जो अल्फा लिया था वो 0.01 लिए है, सॉरी 0.10, यानी 10%। अगर 10% लेफ्ट साइड से निकल गया तो राइट साइड पे जो है वो 0.4 होगा, और इसकी राइट साइड पे 0.5 होगा। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि कर्व को अगर 2 हाफ में डिवाइड करें तो ये 0.5 और 0.5 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट साइड का जो हाफ है उसमें 0.1 जो है वो हमने रिजेक्शन रीजन में शामिल कर लिया, तो रिमेनिंग 0.4 है। हम इस 0.4 को टेबल से चेक करेंगे। जब हम इस 0.4 को टेबल से चेक करेंगे तो हमारे पास जो ऑलमोस्ट 0.4 एग्जिस्ट करता है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये ऑलमोस्ट 0.4 है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू 1.28 बनेगी। अब चूंकि ये कर्व की लेफ्ट साइड पे था तो जब हम इसे नोट करेंगे तो एज ए नेगेटिव साइन नोट करेंगे कि -1.28 है। ये हमारी टेबल वैल्यू कहलाएगी।